इच्छा मृत्यु एक वरदान है या अभिशाप? इच्छा मृत्यु की गूंज सदियों पुरानी है। महाभारत के भीष्म पितामह को मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। लेकिन अगर उनके जीवन और पीड़ा को समझा जाए तो सवाल उठता है, क्या वो सच में वरदान था या एक लंबा अभिशाप? यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, हमारी आज की कहानियों का भी हिस्सा है। एक मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कहीं बहू थी में एक ऐसा पल आया जब तुलसी वीरानी ने अपनी ही सास की पीड़ा खत्म करने के लिए उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया, क्योंकि वो खुद मुक्ति चाहती थी। वो सीन देखकर पूरा देश सोचने पर मजबूर हो गया कि जो तुलसी ने किया, क्या वो असल जिंदगी में सही है? क्या किसी को मरने की इजाजत देना इंसान का अधिकार होना चाहिए? और अगर नहीं, तो क्या उसे जिंदा रखकर तड़पाना सही है, जब दर्द कम करने की कोई दवा ही ना हो? इच्छा मृत्यु वरदान है या अभिशाप? आज के समय में भी दुनिया भर में कुछ बीमारियां और हालात ऐसे हैं जहां इच्छा मृत्यु एक बड़ी बहस बन चुकी है। क्या यह किसी मरीज के लिए राहत है या जीवन से हार मान लेना? हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है और इसी पर्सपेक्टिव के साथ हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 2013 में। हिमाचल प्रदेश का एक बिल्कुल साधारण सा परिवार, जिसके सारे सपने अपने बेटे हरीश राणा से जुड़े थे। हरीश करीब 20 साल का एक नौजवान था, जिसकी आंखों में भविष्य था और जो अपने परिवार का सहारा बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। चंडीगढ़ में एक बन रही इमारत की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से हरीश के सिर में इतनी गहरी चोट आई कि वो फिर कभी होश में नहीं आ सका। वो एक ऐसी हालत में चला गया जिसे मेडिकल भाषा में प्रेसिडेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो हरीश का शरीर जिंदा था। वो सांस ले रहा था, लेकिन उसका दिमाग और उसकी चेतना हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसे अपने आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसकी आंखें खुली तो रहती थी, पर उनमें कोई पहचान नहीं थी। वो ना किसी को देख सकता था और ना किसी की बात सुन सकता था और ना ही अपना दर्द किसी को बता सकता था। उसका शरीर एक जिंदा जेल बन गया था, जिसमें उसकी आत्मा कहीं फंसी हुई थी। परिवार के लिए अगले 13 साल एक बुरे सपने की तरह थे। गाजियाबाद में उनका घर एक अस्पताल के कमरे में बदल चुका था। दिन रात हर पल हरीश को मशीनों और ट्यूब के सहारे जिंदा रखा जा रहा था। खाना खिलाने के लिए ट्यूब, सांस लेने में मदद के लिए ऑक्सीजन और उसके शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए 24 घंटे की देखभाल। माँ बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। देश के हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, जिसने जो कहा वो सब किया। हर सुबह बस इसी उम्मीद से आंखें खुलती थी कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, शायद आज हरीश उन्हें पहचान ले। लेकिन साल बीतते गए और कोई चमत्कार नहीं हुआ। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि हरीश की हालात में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर उससे कहीं ज्यादा वो भावनात्मक रूप से बिखर चुके थे। अपने जवान बेटे को हर रोज हर पल एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर देखना एक ऐसी तकलीफ थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। वो उसे जिंदा रखने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या ये जिंदगी है? क्या हम उसे जिंदा रख रहे हैं या सिर्फ उसकी तकलीफ को लंबा खींच रहे हैं? इसी दर्द और सवाल से उन्हें उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जिस पर चलने की हिम्मत भारत में पहले किसी परिवार ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने बेटे को इस दर्द से आजाद करवाएंगे। उन्होंने इसके लिए मौत की इजाजत मांगने का फैसला किया। जब हरीश के परिवार ने मौत की इजाजत मांगी तो वो एक ऐसी कानूनी और नैतिक चक्रव्यूह में फंस गए जिसे यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु कहते हैं। यह शब्द जितना सरल लगता है, कानूनी तौर पर उतना ही उलझा हुआ है। भारत में यूथनेशिया 2 तरह की होती है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली है एक्टिव यूथनेशिया। इसका मतलब है किसी मरीज को जानबूझकर मारना, जैसे जहरीला इंजेक्शन देकर। भारत में यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे हत्या माना जाता है। दूसरी है पैसिव यूथनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसका मतलब है किसी लाइलाज मरीज का जीवन बचाने वाला इलाज, जैसे वेंटिलेटर या खाने की ट्यूब को हटा लेना ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। हरीश के परिवार ने इसी की मांग की थी, लेकिन भारत में यह अधिकार हमेशा से नहीं था।
इस अधिकार की नींव एक और दर्द भरी कहानी में छिपी है, जिसने पूरे देश को यूथेनेशिया के सवाल पर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है मुंबई के KEM अस्पताल के नर्स अरुणा शानबाग की। अस्पताल के एक ही कर्मचारी ने उन पर वहशी हमला किया और कुत्ते की चेन से उनका गला घोट दिया, जिससे उनके दिमाग तक ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। इस हमले ने अरुणा को प्रेसिडेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी PVCS में धकेल दिया। वो जिंदा तो थी, लेकिन कोमा जैसी हालत में थी। 1-2 साल नहीं, पूरे 42 साल तक वो अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। उनकी हालत देखकर पत्रकार पिंकी वीरानी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। उन्होंने अरुणा की दोस्त बनकर उनके लिए पैसिव यूथेनेसिया की मांग की, ताकि अरुणा को इस तकलीफ से आजादी मिल सके। यह भारत में यूथेनेसिया पर हुई पहली बड़ी कानूनी बहस थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, अदालत ने माना कि कुछ खास परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी जा सकती है। कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया, लेकिन कोर्ट ने अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि KEM अस्पताल का स्टाफ जो सालों से अरुणा की दिन रात सेवा कर रहा था, वह उसके खिलाफ था। वह अरुणा को परिवार का हिस्सा मानते थे और अंत तक उनकी देखभाल करना चाहते थे। अदालत ने कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला सिर्फ परिवार नहीं ले सकता, बल्कि इसकी इजाजत हाईकोर्ट से लेनी होगी, वो भी डॉक्टर की टीम की रिपोर्ट के बाद। अरुणा शानबाग केस ने भारत में पैसिव यूथेनेसिया का दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन यह दरवाजा बहुत संकरा था। इस फैसले ने कानून बनाया, पर इसे इस्तेमाल करने का तरीका बेहद मुश्किल था। अरुणा को इच्छा मृत्यु तो नहीं मिली और 2015 में निमोनिया से उनकी प्राकृतिक मौत हो गई, लेकिन उनकी 42 साल की खामोशी तकलीफ ने वो कानूनी जमीन तैयार कर दी जो सालों बाद हरीश राणा के काम आने वाली थी। अरुणा शानबाग मामले ने एक रास्ता तो दिखाया, पर मंजिल अभी भी दूर थी। प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उसे अमल में लाना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच इच्छा मृत्यु की बहस को एक और बड़ा मोड़ मिला। साल 2018, इस बार पहल की कॉमन काउज नाम के एक NGO ने। कॉमन काउज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि गरिमा के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। उन्होंने एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने रखा, लिविंग विल या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। ये लिविंग विल क्या होती है? यह एक तरह का कानूनी दस्तावेज है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में बना सकता है। इसमें वो निर्देश दे सकता है कि अगर भविष्य में वो किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाए या ऐसी हालात में पहुंच जाए जहां वो खुद कोई फैसला ना ले पाए, तो उसे मशीनों के सहारे जिंदा ना रखा जाए। यह एक तरह से अपने भविष्य के इलाज के बारे में पहले से लिया गया फैसला है। 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले को सुना और 2018 में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है। अदालत ने लिविंग विल को भी कानूनी मान्यता दे दी, ताकि लोग अपने जीवन के आखिरी पलों के बारे में सम्मान के साथ फैसला ले सके। इस फैसले ने अरुणा शानबाग केस के नियम को और भी मजबूत किया, लेकिन 2018 के दिशा निर्देश भी बहुत सख्त थे। लिविंग विल को प्रमाणित करने के लिए जुडिकल मजिस्ट्री की जरूरत पड़ी थी, जो एक लंबी प्रक्रिया थी। इस वजह से कानून बनने के बाद भी जमीन पर इसका खास असर नहीं दिखा। इस मुश्किल को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस नियम को और भी आसान बना दिया। अब जुडिकल मजिस्ट्री की जगह नोटरी या किसी सरकारी अधिकारी से भी इसे प्रमाणित करवाने की इजाजत दे दी गई। इस बदलाव का मकसद यह था कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार सिर्फ कागजों पर ना रह जाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर आम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकें। इन 2 बड़े फैसलों, अरुणा शानबाग 2011 और कॉमन काउज 2018 से लेकर 23, ने मिलकर वो कानूनी सीढ़ी तैयार की जिस पर चढ़कर हरीश राणा का परिवार आखिरकार इंसाफ तक पहुंच सका। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई की नींव रखी जो सिर्फ हरीश के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए थी जो लाइलाज बीमारियों के कारण असहनीय पीड़ा में जी रहे थे। अरुणा शानबाग केस ने दरवाजा खोला और कॉमन काउज केस ने रास्ता बनाया, लेकिन उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचने वाला पहला शख्स हरीश राणा बना। 13 साल तक अपने बेटे को दर्द में देखने के बाद
उसके माता पिता पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि हरीश खुद सांस ले सकता है, इसलिए उसे लाइलाज बीमारी नहीं माना जा सकता। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, पूरे देश की नजर इस पर टिकी थी। यह भारत के कानूनी इतिहास का एक निर्णायक पल था। क्या एक परिवार को अपने बेटे की पीड़ा खत्म करने का अधिकार मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.वी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले को सुना। उन्होंने केस को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इंसानी नजरिए से देखा। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 2 मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया ताकि हरीश की हालात का सही आकलन किया जा सके। पैसिव यूथेनेसिया के लिए जरूरी शर्तें हैं। बीमारी इनक्यूरेबल यानी लाइलाज होनी चाहिए, मरीज की सहमति अगर वो होश में है तो, या परिवार की मंजूरी होनी चाहिए, और सबसे जरूरी मेडिकल बोर्ड की इजाजत अनिवार्य है। दोनों मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने परिवार के दर्द पर मुहर लगा दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि हरीश प्रेसिडेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और उसके ठीक होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। डॉक्टर ने उसकी हालात को दयनीय बताया। यह एक शब्द ही उस तकलीफ का सबूत था जिसे हरीश और उसका परिवार सालों से झेल रहा था। 11 मार्च 2026 यह तारीख भारतीय न्याय के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने हरीश राणा के माता पिता को पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दे दी। यह भारत का पहला मामला था जहां अदालत ने असल में किसी व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर की लाइन टू बी और नॉट टू बी, यानी जिए या ना जिए, आज गरिमा से मरने के अधिकार की न्यायिक लड़ाई का प्रतीक बन गई है। अदालत ने परिवार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा, आप अपने बेटे पर हार नहीं मान रहे हैं, आप उसे एक गरिमापूर्ण मौत दे रहे हैं। यह एक बेहद भावुक पल था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब जिंदगी का मतलब सिर्फ मशीनों के सहारे सांस लेना रह जाए तो उसे खींचते रहना इंसान के सम्मान का अपमान है। कोर्ट के आदेश के बाद हरीश को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों की टीम की देखरेख में एक सख्त कानूनी प्रक्रिया और निगरानी के तहत धीरे धीरे उसकी जीवन रक्षा प्रणाली यानी क्लिनिकली असिस्टेंट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आखिरकार 24 मार्च 2026 को 13 साल की लंबी खामोशी और दर्द भरी लड़ाई के बाद हरीश राणा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उसे दर्द से आजादी मिल गई। भारत में पहली बार गरिमा के साथ मरने का अधिकार सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत नहीं रहा बल्कि एक दर्दनाक हकीकत का मानवीय हल बना। हरीश राणा को दर्द से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसके केस ने पूरे देश के सामने कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवाल खड़े कर दिए। यह एक ऐसी बहस है जिसमें कानून, धर्म, नैतिकता और इंसानियत आमने सामने है। एक तरफ यह सवाल है कि क्या दर्द से मुक्ति देना सही है या जीवन को हर हाल में बचाना चाहिए। इस बहस को हमारा सिनेमा भी कई बार दिखा चुका है। ऋतिक रोशन की फिल्म गुजारिश एक ऐसे जादूगर की कहानी थी जो लकवाग्रस्त होने के बाद सम्मान से मरने के लिए कोर्ट में अर्जी देता है। वहीं काजोल की फिल्म सलाम वेंकी एक मां के उस भावनात्मक संघर्ष को दिखाती है जो अपने लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए इच्छा मृत्यु की लड़ाई लड़ती है। इन फिल्मों में इस मुश्किल बहस को आम लोगों तक पहुंचाया। जो लोग पैसिव यूथेनेसिया का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि जब किसी के ठीक होने की उम्मीद खत्म हो जाए तो उसे सम्मान से विदा लेने का अधिकार मिलना चाहिए। यह गरिमा के साथ जीने के अधिकार का ही अलग कदम है। उनका तर्क है कि किसी को मशीनों पर सिर्फ इसलिए जिंदा रखना क्योंकि हम मौत के ख्याल से डरते हैं, उस इंसान के साथ क्रूरता है। वहीं सरकार और इसका विरोध करने वाले पक्ष की अपनी चिंताएं हैं। उनकी सबसे बड़ी दलील है कि जीवन पवित्र है और इसे छीनने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। उन्हें डर है कि इस कानून का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो सकता है। संपत्ति के लालच में या बुजुर्गों को बोझ समझकर परिवार दबाव बना सकता है। इससे गरीब और कमजोर लोगों का शोषण हो सकता है। एक और बड़ा सवाल मेडिकल नैतिकता का है। एक डॉक्टर की भूमिका जीवन बचाने की है, उसे खत्म करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की नहीं। यह डर भी है कि लोग भावनात्मक होकर तर्कसंगत फैसला ना ले पाए। क्या गरीबी और देखभाल का बोझ भी ऐसे फैसले पर असर डालता है?
यह सवाल भी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। इस पूरी बहस के बीच एक तीसरा और बहुत जरूरी पहलू है, पैलिएटिव केयर। यह एक खास मेडिकल देखभाल है जिसका मकसद लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीज के दर्द को कम करता है ताकि वो आखिरी दिन आराम और शांति से गुजार सके। कई एक्सपर्ट्स का माने कि यूथेनेसिया की नौबत ही इसलिए आती है क्योंकि हमारे देश में अच्छी पैलिएटिव केयर की भारी कमी है। अगर हम हर मरीज को दर्द रहित देखभाल दे पाएं तो शायद बहुत कम लोगों को मौत मांगने की जरूरत पड़ेगी। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं है, यह उस दर्द की आवाज है जो हजारों घरों के बंद दरवाजों के पीछे सिसक रहा है। यह उस लाचारी का चेहरा है जो हर लाइलाज बीमारी के सामने पूरा परिवार महसूस करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारत को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। इसने जीवन के अधिकार को एक नया और शायद ज्यादा मानवीय मतलब दे दिया है। अब जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि सम्मान के साथ सांस लेना है। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। अब गेंद सरकार और समाज के पाले में है। इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्या मरने का हक जीने के हक जितना जरूरी है, या यह समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। हमें एक ऐसा कानून बनाना होगा जो संतुलन साध सके, एक ऐसा सिस्टम जो यह पक्का कर सके कि हर भारतीय को ना सिर्फ सम्मान से जीने का बल्कि जरूरत पड़ने पर सम्मान के साथ इस दुनिया से अलविदा लेने का भी हक मिले। हरीश राणा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खामोशी तकलीफ ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और मृत्यु की परिभाषा तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? इस बेहद संवेदनशील और मुश्किल मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या यूथेनेसिया भारत में आसान होनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। यह एक ऐसी चर्चा है जिससे हम सबको शामिल होना चाहिए। और अगर आपको लगा कि इस कहानी से आप तक एक जरूरी बात पहुंची है तो इसे शेयर करें ताकि यह बहस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।